हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीकली रैप अप सेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में हमने जो पूरे वीक के अंदर में इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस करी हैं उन सबको हम एक बार का शॉर्ट में कवर करेंगे। इन केस यू वांट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज यू हैव टू गो थ्रू द डेली न्यूज एनालिसिस, जिसके अंदर में हम फ्रॉम 18 से 23 की न्यूज का कवरेज प्रॉपर्ली और डिटेल में कवर करते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं कि इस बार के इस वीक की सारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी थी। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 18 से अगस्त 22 बिकॉज 23 का तो अभी न्यूज एनालिसिस आपको मिल ही जाएगा, तो आप वो अलग से देख सकते हैं। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी पूरी वो की वो हम कवर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 18। तो यहाँ पे पहली जो न्यूज आपको दिख रही है, और ये आपको सारे न्यूज़पेपर के अंदर में पिछले 15-20 दिन से इसी के ऊपर पे डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे डिस्कशन है इन द कंटेक्स्ट कि राहुल गांधी इज क्लेमिंग कि यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर में बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर आईडीज क्रिएटेड करे हुए हैं, बहुत सारे फेक आईडीज क्रिएटेड करे हुए हैं। उन्होंने बेंगलुरु की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल देते हुए कहा है कि हमें यहाँ पे 1 लाख फर्जी वोटर्स या डुप्लीकेट या फ्रॉड वोटर्स यहाँ पे मिले हैं, एंड यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हैंड इन ग्लव है विद द बीजेपी गवर्नमेंट इन मेकिंग देम विन इलेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, यू शुड नो द करंट नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आल्सो। तो ज्ञानेश कुमार मैंने सीसी बता दिया। इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो कौन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो यहां पे इन्होंने बोला है कि आप एफिडेविट फाइल करिए 7 डेज के अंदर में और अपोलोजाइज ईसी टू राहुल गांधी। अब ये क्या हुआ है, अगर मैं आपको इसका थोड़ा वैसे सिग्निफिकेंस समझाऊं कि वाई by the EC, this statement by the EC asking Rahul Gandhi to apologize is not good for electoral democracy। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और यहाँ पे जब वो अपोजिशन लीडर अगर कुछ भी कह रहा है, ऑल्दो वो बेसलेस क्लेम हो सकते हैं, बट यहाँ पे वो 7 डेज के अंदर में एफिडेविट फाइल करें या अपोलोजाइज करें, ये कहीं ना कहीं EC का एक बायस रिप्रेजेंटेशन शो करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बायस्ड है, मे बी दे आर वेरी एंग्री, बट यहाँ पे जब आप एक अपोजिशन लीडर कुछ आपको कह रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है, सो रेदर देन आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर आस्किंग इट कि आप इसको एफिडेविट पे कहिए, अदरवाइज आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है। इफ व्हाट इफ ही हैज अपोलोजाइज, तो क्या इस वजह से ECI जो है कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं क्या उससे फ्री हो जाएगी? दूसरी चीज, एक और आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि यहां पे जो बोला हुआ है कि आप एफिडेविट 7 डेज में फाइल करिए, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई लॉ नहीं है कि इनको एफिडेविट में, और यहां पे एक पर्टिकुलर रूल का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है बाय ECI, जिस बेसिस पे वो ये क्लेम कर रहे हैं। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, हो सकता है कोर्ट इसको अलाउ कर दे, बट समझते हैं कि यहां एफिडेविट फाइलिंग कब होती है। तो एफिडेविट फाइलिंग जो अंडर लॉ रिक्वायर्ड होता है कि मान लेते हैं कि मेरा पर्टिकुलर नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर में गलत ऐड है या उसमें कुछ मिस्टेक है, या आई नो एक थर्ड पर्सन है जिसका नाम गलत ऐड करा गया है या गलत तरीके से डिलीट किया गया है। तो अगर मैं इस चीज को क्वेश्चन करता हूं तो मुझे ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट में, ड्राफ्ट से लेके फाइनल लिस्ट के बीच में अगर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं तो मुझे एफिडेविट फाइल करना है कि ये राम शर्मा करके कोई है, इसका नाम यहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होना चाहिए बिकॉज इनका नाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में है, या फिर इनका एक और पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। तो अगर मैं ड्राफ्ट से लेके फाइनल जो लिस्ट होती है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर में क्वेश्चन करना चाहता हूं, उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए मुझे एफिडेविट के ऊपर पे बोलना है। और एफिडेविट पे क्यों बोलना होता है? बिकॉज अगर एफिडेविट में आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो तो ये पर्जरी का क्राइम बन जाता है, और इसलिए यहां पे ECI उनको एफिडेविट फाइल करने के। बट इस पर्टिकुलर केस में ये अप्लाई इसलिए नहीं होता है बिकॉज राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं वो फाइनल लिस्ट के अंदर में कुछ गड़बड़ है उसको लेके क्लेम कर रहे हैं, तो यहां पे उनको एफिडेविट फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहें, या फिर मैक्सिमम इसे ये कह सकता है कि आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करिए, हम एविडेंस को क्रॉस चेक करेंगे और उसमें अगर कुछ फ्लॉ होगा तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक प्रॉपर रिप्लाई ये होता कि जैसे हम बिहार के अंदर में एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कर रहे हैं बिकॉज यू आर क्लेमिंग कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में देयर आर मोर देन 1 लाख फेक वोटर्स, तो हम वहां पे इमीडिएटली एक SIR कंडक्ट करा देते हैं जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें एक बेसिक आइडिया है, हमारे पास वोटर लिस्ट है सारी की सारी कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन से वोटर्स हैं, तो हम SIR करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कितने फेक वोटर्स हैं। तो यहां पे आई वुड हैव सेड कि ये एक बेटर रिस्पॉन्स होता।
बट इन एनी केस यहां पे कुछ यही दिख रहा है कि ECI हैव टेकन अ साइड नाउ कि बेसिकली दे आर गोइंग टू अपोज इफ राहुल गांधी मेक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट इशू आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू यहां पर यह है कि आपके राहुल गांधी वो ये क्लेम कर रहे हैं, ही हैज बीन सेइंग कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन वोट चोरी, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है और ECI उसमें हेल्प कर रहा है। तो यहां पे ही हैज सेड कि इवन आफ्टर दे रिटायर वी आर स्टिल गोइंग टू हाउंड देम, वी आर स्टिल गोइंग टू प्रोसिक्यूट देम आफ्टर दे लीव द ऑफिस फॉर व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। बट यहां पे एक लीगल इशू रेज हो जाता है, वो ये है कि 2023 में हमारा एक पर्टिकुलर एक्ट आया था CC&EC अपॉइंटमेंट एक्ट, उसके अंदर में कुछ बहुत सारे चेंजेस करे गए थे और उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया था कि जब आप CEC हैं और EC हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आप एक्ट करते हैं, ऑफिशियल एक्ट्स करते हैं, उसके लिए आपको आफ्टर ऑफिस प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है टू CCs एंड EC सो दैट वो इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली वर्क कर पाए। अब यहां पे अगर मैं इसके अगेंस्ट में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पे एक्चुअल में CEC और ECs गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं या बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर हम यहां गलत भी करेंगे तो आफ्टर लेट्स से आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years अगर अपोजिशन लीडर्स पावर में भी आते हैं दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट अस बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट। तो यहां पे ये कुछ इश्यूज हैं जो न्यूज में चल रहे हैं। पॉसिबली आप देखोगे कि फ्यूचर के अंदर में वी माइट हैव अ MIT और वी might have a legal session over कि ये पर्टिकुलर जो लॉ है आपका CC&EC एक्ट एंड प्लस यहाँ पे जो पूरा इश्यू चल रहा है फॉल्स एफिडेविट का एक्सेट्रा का, इसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं फॉर आवर एग्जाम पर्पस। ओके, तो ये तो सारा इसका बैकग्राउंड था। इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका बेसिकली क्रिएटेड है और विद द सोल पर्पस टू क्रिएट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये इनका मेन एजेंडा है एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म, देयर हैज ऑलवेज बीन अ नीड टू रिफॉर्म एंड 2023 के अंदर में आपका पहले एक लॉ आया था अनूप बरनवाल करके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था अनूप बरनवाल करके। उसके बाद 23 के अंदर में आपका एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जो फाइनली एक्ट बन गया था। वो पर्टिकुलर एक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज जिसने ECI के रिकमेंडेशंस, ECI के रिफॉर्म्स रिकमेंड करे थे, एक तो है तरकुंडे कमेटी और एक है गोस्वामी कमेटी। ये दोनों कमिटी जो है स्पेसिफिकली, और गोस्वामी कमेटी इज एन इंपॉर्टेंट कमिटी व्हिच हैज रिकमेंडेड रिफॉर्म्स फॉर इलेक्शन कमीशन। और यहां पे जो पर्टिकुलर स्टेटस है एक CEC का वो सेम है सुप्रीम कोर्ट जज होता था, अब इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो ये पुराना पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है उसके बारे में। आज के टाइम में कौन सा लॉ है? तो आज के टाइम में जो आपका लॉ है वो है CEC एंड अदर ECs अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका जो एक्ट है ये अभी रिसेंटली आपका यहाँ पे स्टेट ने पास किया था, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी आपके CCs और ECs हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो प्रोवाइड किया गया और इसी तरीके से आपका करा जाता है। और ये पर्टिकुलरली करा गया था टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अनूप बरनवाल वर्सेस ऑफ इंडिया, जो मैंने जस्ट आपको बताया। ओके, इसके अंदर में हमने क्या करा कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करी थी उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो चेयरमैन होगा, यू वुड हैव अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड द थर्ड पर्सन वाज सपोज्ड टू बी CGI। तो हम एक न्यूट्रल बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक अपोजिशन लीडर हो गया आपका या लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया और एक CGI हो गया जो ऑफिस वाइज न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी CEC और EC जो हमारे इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा उसको हम अपॉइंट करना चाहते थे। हाउएवर इसको चेंज करके CGI की जगह इट वाज रिप्लेस्ड विद अ कैबिनेट मिनिस्टर जो आपका नॉमिनेट करेगा PM। तो वहां पे जो न्यूट्रलिटी है वो वापस से डिस्टर्ब हो गई है और बिकॉज मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है तो जो 2 लोग हैं वो मिलके जो थर्ड पर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन उसको ओवररूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा इश्यू क्या है, बिकॉज अगर हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हैं तो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू हैव अ फोर्थ पिलर आल्सो और मल्टीपल पिलर्स। तो यूजुअली हम कहते हैं कि हमारे 3 पिलर्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सेपरेशन ऑफ फंक्शन से होता है, बट यहाँ पे जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पिलर्स होने चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी अ फोर्थ पिलर व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीस 3 आल्सो, legislative, executive, judiciary. Yes, there should be checks and balances, but एक fourth pillar भी होना चाहिए, which is possibly going to be your Election Commission of India, and which is important for our healthy democracy also.
ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने इनविसाज करा क्लस्टर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो इट शुड नॉट जस्ट बी वन और टू इंस्टीट्यूशन जो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को गवर्न कर रहे हो, देयर शुड बी मल्टीपल स्टेट एजेंसी जो यहाँ पे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करे और एक हमें बैलेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सीपी राधाकृष्णन इज एनडीए's वीपी कैंडिडेट। तो यहां पे आफ्टर जगदीप धनखड़ रिजाइंड देयर इज सपोज टू बी अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट टू बी अपॉइंटेड, एंड उसके लिए जो दो मेन आपके ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुपिंग्स है, एक एनडीए है और एक इंडी ग्रुप है। एनडीए इज बेसिकली लेड बाय द बीजेपी, इंडी ग्रुप इज बेसिकली लेड बाय द कांग्रेस। दोनों ने अपने यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशंस हैं उनके जो बेसिकली उनके कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बेसिकली अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, एंड यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि कांग्रेस के कैंडिडेट कौन से हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि जो एक्चुअल में पक्का ही आ जाएगा, बट देयर इज नो हार्म इन नोइंग कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उसमें मेन दो कैंडिडेट्स कौन से हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इससे पहले भी आपसे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पूछे गए जिस साल उसका इलेक्शन था। तो आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। ओके, तो जो पर्टिकुलर इलेक्शंस होंगे उसमें वोटर कौन होते हैं, वोटर मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, वो बेसिकली वोटर्स लिस्ट के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं। तो इसके अंदर में जो लोकसभा है और राज्यसभा है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज द वोटिंग प्रोसेस? तो वोटिंग प्रोसेस है इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय योर सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मतलब कि यहां पे आपका किसने किसको वोट दिया वो पता नहीं पड़ेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये है कि रेदर देन सेलेक्टिंग जस्ट वन कैंडिडेट यू आर गोइंग टू बेसिकली गिव अ लिस्ट ऑफ, लेट्स से कि दो नहीं चार कैंडिडेट्स होते तो यू आर गोइंग टू पॉसिबली गिव अ प्रेफरेंस ऑफ योर कैंडिडेट्स, एंड अकॉर्डिंगली जब तक एक सिंगल कैंडिडेट के 50% प्लस प्रेफरेंस नहीं हो जाती है तब तक हम नीचे एलिमिनेट करते जाएंगे और नेक्स्ट राउंड ऑफ आपकी वोटिंग्स चलते रहेंगे। इसके अंदर में रिटर्निंग ऑफिसर, तो जैसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो वोट काउंट करता है, यहाँ पे इट इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्पेसिफिक हाउस। तो लोकसभा में लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा में राज्यसभा का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे हाईएस्ट जो एज लिमिट होती है प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपकी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। तीनों ही केस में इट इज 35 ईयर्स प्लस ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है तो राज्यसभा का मेंबर लाइक क्वालिफाइड होना चाहिए एंड मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस of profit or any other government offices. ओथ आर्टिकल 69 में प्रोवाइडेड है, टेन्योर 5 साल का होता है 67 में। हाउएवर जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपका प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू इन ऑफिस होता है। 67A में रेजिग्नेशन प्रोवाइडेड है, ही बेसिकली रिजाइंस, ही और शी बेसिकली गो एंड रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट। और इलेक्शंस के लिए क्या है, इलेक्शंस नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने में कराने जैसे प्रेसिडेंट में होता है, यहां लिखा है एज सुन एज पॉसिबल। रिमूवल प्रोसीजर कैसे, अगर इसको रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को कैसे किया जा सकता है? सो बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है या इसका जो रिमूवल का जो आपका मोशन होता है, रेजोल्यूशन होता है, इट ओनली इनिशिएट्स फ्रॉम द राज्यसभा। इसमें लोकसभा पहले नहीं कर सकती है। प्रेसिडेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों से प्रेसिडेंट रिमूवल का यहाँ पे मोशन आ सकता है, बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में बिकॉज वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सो राज्यसभा को प्राइमेसी मिलती है एंड इट इज द फर्स्ट हाउस जो यहां पे करता है। एंड व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड? तो द मेजॉरिटी इज आपका स्पेशल मेजॉरिटी है, 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए, विच इज बेसिकली कि जो टोटल मेंबरशिप है लोकसभा राज्यसभा की उसके पर्टिकुलर मेंबरशिप में से वैकेंसी रिमूव कर दो। हाउ डज वैकेंसी हैपन? वैकेंसी होती है जब डेथ होता है, रेजिग्नेशन होता है या रिमूवल होता है तो आपका वैकेंसी होता है। अगर कोई एब्सेंट है तो वो वैकेंसी में काउंट नहीं होता है। तो उस बेसिस पे करंट आपको मेजॉरिटी पता करनी होती है, उसका स्ट्रेंथ पता करना होता है और उसकी 50% आपको वोटिंग यहां पे करनी है। राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा जाएगा, लोकसभा ने अगर सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया तो यहां पे वो पर्टिकुलर पर्सन रिमूव हो जाएगा। हाउएवर इससे पहले आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ ऑनर किलिंग्स इन इंडिया रीइंफोर्स एंड लेजिटिमाइज्ड। तो
तो यहाँ पे एक ऑनर किलिंग का एक इंडिया स्पेसिफिक कंसेप्ट है। दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस ओनली इन इंडिया, जिसको हम ऑनर किलिंग भी कह सकते हैं, बट आई शुड से रेदर देन कॉलिंग इट ऑनर, इसको शेम किलिंग कहना चाहिए, या आई शुड से इसको हमें बुजदिल किलिंग या कुछ और कहना चाहिए, कि बेसिकली यहाँ पे लोगों के अंदर में इतना पर्टिकुलर पेशेंस नहीं है या उनका वो टेम्परामेंट नहीं है कि इन केस अगर कोई दो लोग अपने साथ में अपना लाइफ बिताना चाहते हैं तो ये सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है अगर वो सेम गांव से भी बिलोंग करते हैं। और ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कैसे आता है कि बिकॉज हिंदुइज्म के अंदर में हम देखते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर फोर फादर्स रहे उनके एक पर्टिकुलर जनरेशन तक वी आर नॉट अलाउड टू इंटर मैरी ईच अदर। तो यहाँ पे जब तक वो पर्टिकुलर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक्चुअल में ब्लड रिलेटिव्स हैं, तब तक समझ में आता है। बट अगर मैं इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड कर दूं टू माय विलेज आल्सो, दैट every girl in my village is my sister, or for a girl every person, every guy in that particular village is his brother only, तो ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और फिर यहाँ गोत्र का कंसेप्ट भी आ जाता है। सो आई अंडरस्टैंड एक लेवल तक जब तक गोत्र का वहां पे गोत्र एकदम ही सेम हो रही है जिससे ब्लड रिलेटिव्स हो रहे हैं, तो उसका साइंटिफिक कंसेप्ट मुझे समझ में आता है कि एज लॉन्ग एज आपकी ब्लड लाइन सेम होती है, तो कोई जेनेटिक डिजीज आपके अगर ब्लड लाइन में है, तो अगर फादर और मदर दोनों का सेम ब्लड लाइन होता है तो उस नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर में वो पर्टिकुलर जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज बेटर इफ यू मैरी एज फार अवे फ्रॉम योर ब्लड लाइन। और इसीलिए अगर आप इंटर कास्ट मैरी करते हो, इंटर रिलीजियस करते हो, इंटर रेशियल मैरिज करते हो, तो जो नेक्स्ट आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसके जेनेटिक डिजीज नहीं होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग। तो एक्चुअल में तो वो बेनिफिशियल होता है। बट इन केस अगर दो लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर साथ में अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक एनी कंसेप्ट लाइक ऑनर किलिंग शुड बी हैविंग एनी स्पेस इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 के अंदर में शक्तिवाहन केस था, उसके अंदर में इसको बेसिकली आपका वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि टू whom you want to live your life with, to whom you want to marry is an integral part of their liberty and dignity, which is basically कि इसको आर्टिकल 21 के अंदर में हमारा पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूं एक बात आपको, राइट टू मैरिज जो है इंडिया में ये अभी भी सिर्फ लीगल राइट है, बट राइट टू लिव विद समवन या फिर राइट टू लिव इन रिलेशनशिप कहा जाए जिसमें आपकी कोई लीगल एब्लिगेशन नहीं होगी, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ओके अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम मैप देख लेते हैं जिसके अंदर में इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ऑनर किलिंग, इट इज रिलेटेड टू कि विच आर द टॉप स्टेट्स व्हेन इट्स कम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम। तो फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो सी इट ऑन द बोर्ड आल्सो, जैसे राजस्थान के अंदर में हाईएस्ट रेट ऑफ रेप केसेस होता है, महाराष्ट्र इज इल फेमस फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ सुसाइड, Karnataka has highest rate of cases under IT Act. Your Punjab has highest cases under NDPS Act. Delhi is unsafe for women. Highest dowry death rate is in Haryana. Highest rate of cases under Arms Act. Illegal कट्टा और ये सब आपके उत्तर प्रदेश में होता है। And then we have different states जिसके अंदर में road rage और अलग-अलग cases आपके highest incidents हमें दिखते हैं। Okay, तो you can look at this particular graph. You can note down these particular states which has the highest these particular number of cases. नेक्स्ट पे आते हैं, हु डिसाइड नॉमिनेशन टू यूटी असेंबलीज। तो अगर आपने इलेक्शन को समझा है कि हमारे लोकसभा में कैसे इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में कैसे होते हैं, आपके जो स्टेट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कैसे होते हैं, बट इसके अलावा वी नाउ हैव 3 पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज जहां पर भी हम इलेक्शन करते हैं। तो आई होप यू नो विच 3 यूटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये यहां पर पहले से मेंशन्ड है तो मैं आपको बता ही देता हूं, वरना मैं आपसे पूछता ये सवाल। तो वी नो कि दिल्ली इज अ यूटी, रिमेंबर दिल्ली is not both, Delhi is not a state, Delhi is only a UT। तो दिल्ली आपका एक यूटी है, पुडुचेरी आपका एक यूटी है, और नाउ जम्मू एंड कश्मीर आपका एक यूटी है जिसके अंदर में आपके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ओके और ये जो पर्टिकुलर इलेक्शंस होते हैं इसके अंदर में भी यू हैव इलेक्टेड एमएलएस, तो इन 3 यूटीज के अंदर में भी आप इलेक्ट भी करते हो। हाउएवर दिल्ली के अलावा जो पुडुचेरी है एंड ऑल्सो योर जम्मू एंड कश्मीर, इन पर्टिकुलर
कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, इन पर्टिकुलर यूटीज के अंदर में कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि पहले क्या, आज भी राज्यसभा पहले लेते हैं, राज्यसभा के अंदर में 12 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सो दैट डिफरेंट एक्सपर्टाइज वाले जो लोग हैं डिफरेंट फील्ड्स के, उनको भी राज्यसभा में नॉमिनेशन मिल सके। दे शुड आल्सो बी प्रेजेंट देयर, जो हमें लॉ मेकिंग में हेल्प कर सके। सिमिलरली टिल 2020 लोकसभा के अंदर में 2 एंग्लो इंडियंस और एक एंग्लो इंडियन स्टेट असेंबलीज के अंदर में आपका नॉमिनेट किया जा सकता था। हाउएवर 2020 से हमने इस पर्टिकुलर चीज को एंड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उसमें भी जो 1/6 मेंबर्स होते हैं, 6 स्टेट में 1/6 मेंबर जो होते हैं आपके, उन पर्टिकुलर लोगों को भी आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। बट जब यूटीज की बात आती है तो यूटीज के अंदर में यू हैव इलेक्टेड एमएलएस एंड यू आल्सो हैव नॉमिनेटेड एमएलएस। जो स्टेट होती है उसमें स्टेट असेंबलीज में कोई भी नॉमिनेट मेंबर नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कहीं पर है, सेकेंड हाउस अगर है स्टेट में, तो वहां पे 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं। व्हाट अबाउट यूटीज? यूटीज में दिल्ली में सारे के सारे 70 जो एमएलएस होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। बट पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के अंदर में ऐसा नहीं है। पुडुचेरी के अंदर में 30 इलेक्टेड एमएलएस होते हैं, बट 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट यहां पे आपका अपॉइंट कर सकता है। और अगर हम जम्मू कश्मीर का जब से यूटी बनाया गया है उसका स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे 90 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, विच मींस कश्मीर वैली से, जम्मू से आपके टोटल 90 एमएलएस इलेक्ट किए जाएंगे बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बट इसके अलावा 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे जिनको एलजी नॉमिनेट करेगा। और ये किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो 2 लोग तो या 2 विमेन होंगी जो बेसिकली वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 कश्मीरी माइग्रेंट जो होंगे बेसिकली, और कश्मीरी पंडित जो आपके 1990s में बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, बिकॉज ऑफ योर टारगेटेड किलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वहां से मूव आउट कर गए थे एंड नाउ दे हैव कम बैक। तो 2 उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पीओके। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी अगर कोई डिस्प्लेस पर्सन वापस यहां आ चुका है बिकॉज पीओके को छोड़ के उसको आना पड़ा था, तो एक पर्सन उस पीओके को भी यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहां पे इशू ये है कि ये जो पर्टिकुलर नॉमिनेशंस हैं यूटी असेंबलीज के, यहां पे जब ये एलजी डिसाइड कर रहा है या फिर यहां पे ये यूनियन गवर्नमेंट कर, यूनियन गवर्नमेंट तो चलो क्लियर है, यहां पे जो ये एलजी डिसाइड कर रहा है जम्मू कश्मीर में, इसमें एलजी क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगा या इट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट? ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आपका कई बार अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि आपके जम्मू कश्मीर में जो एलजी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की एड एंड एडवाइस पे वर्क करेगा यहाँ पे 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की करेगा। तो उसके लिए हमारे पास प्रेसिडेंट क्या है? तो एक तो है हमारा ये पर्टिकुलर केस के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे बोला है कि मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है कि जो पर्टिकुलर 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स है पुडुचेरी के, उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, ऑल्दो ये आपका यहां पे पुडुचेरी के एमएलएस भी ये पावर रख सकते थे, बोला यहां पे ये 3 एमपीज का जो पावर, एमएलए को नॉमिनेट करने का पावर, ये यूनियन गवर्नमेंट का पावर है और ये जस्टिफाइड है। इसके अलावा अगर हम इसके अपोजिट में देखें तो वी हैव अ वेरी फेमस केस ऑफ दिल्ली वर्सेस योर यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है आपका दिल्ली का, इट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। यानी कि जो पर्टिकुलर एलजी है वो अपने विम्स और फैंसीज पे वर्क नहीं करेगा, वो यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, वो एड एंड एडवाइस मानेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एक्सेप्ट इन रिजर्व मैटर्स। तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में एलजी का डिसीजन होगा, बिकॉज पुडुचेरी केस में तो यूनियन गवर्नमेंट है बट यहां एलजी लिखा है, इस पर्टिकुलर केस में ही शुड बी एटलीस्ट बाय दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही इज गोइंग टू नॉमिनेट दीज 5 पर्सन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, होता क्या है वो हमें नहीं पता है अभी। ओके, इससे कंसर्न्स क्या है? नॉमिनेटेड एमएलएस जो हैं, बिकॉज स्मॉलर मेजॉरिटीज होती हैं, वहां पे ये पर्टिकुलरली उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे 30 इलेक्टेड एमएलएस हैं, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसकी 16 सीट्स आई हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसकी यहाँ पे 14 सीट्स आई हैं, यानी 30 में एक 16 एक 14 है। तो यहाँ पे जो ये 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर ये जिसकी 14 सीट्स आई हैं उसको सपोर्ट कर दें तो यहाँ पे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो उस पर्टिकुलर केस
जिसमें ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को यहाँ पे बहुत हाई पावर दी हुई है और 30 सीट्स के अंदर में इट इज अ वेरी क्लोज कंपटीशन। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केस कि भाई एक पार्टी के 25 सीट्स आ गए और एक के 5 ही आ रहे हैं। तो 30 सीट्स में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एकदम जो 3 एमएलएज हैं ये डिसाइड करना स्टार्ट कर ले। एक 14 हो गया और एक अगर 16 हो गया तो 14 वाले को अगर 3 नॉमिनेटेड मेंबर ने सपोर्ट कर दिया 15, 16, 17 तो वो बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। ओके और यहाँ पे सेंटर यूटी का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर का यूनिक स्टेटस है तो लेट्स सी किसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ शुड टोल कलेक्शन प्रैक्टिसेस बी रिफॉर्म्ड। तो यहाँ पे आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फास्टैग कि अब बहुत सालों से हम टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फास्टैग? फास्टैग आपका एक RFID बेस्ड टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपका जो पर्टिकुलर विंडशील्ड होता है आपकी कार का, उस पे एक आपका RFID टैग लगा दिया जाता है और आपका जो टोल बूथ होता है वहां पे एक पर्टिकुलर RFID रीडर होता है। तो वहां पे वो RFID की रीडिंग करता है आपके कार की और उसको आपके जो पर्टिकुलर अटैच्ड अकाउंट होता है उससे वो आपका पैसा डिडक्ट कर लेता है। इस बेसिस पे ये किया जाता है। इट इज पार्ट ऑफ द NETC प्रोग्राम ऑफ NHAI, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है आपका, जिसके अंदर में NHAI ने इसको और स्मूथली रन करने की कोशिश करी गई है। इसको बेसिकली गवर्न कौन करता है, चलाता कौन है फास्टैग को? तो जो UPI चलाता है वही फास्टैग चलाता है, विच इज योर NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे आपकी कमेटी है, आपके पार्लियामेंट की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दिस इज द कमेटी जो बेसिकली गवर्नमेंट की जो मेन पॉलिसीज होती है उनको यहाँ पे बेसिकली स्टडी करता है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं तो वो करता है। तो यहाँ पे इस PAC ने एक रिकमेंडेशन दी है कि जो ये टोल टैक्स कलेक्शन है दिस शुड नॉट बी परपेचुअल, कि ये हमेशा नहीं होने चाहिए। जैसे ही उस पर्टिकुलर हाईवे की या एक्सप्रेसवे का जो कैपिटल कॉस्ट है, जैसे ही वो पर्टिकुलर कॉस्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे नेक्स्ट कुछ साल के अगर उसमें आपके ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद में जो टोल कलेक्शंस हैं उस पर्टिकुलर कलेक्शन को यहां पे एंड कर देना चाहिए। एंड इट शुड बी टेकन फ्रॉम द व्हाइल अ पर्सन इज बाइंग अ व्हीकल। तो उस टाइम में आपका रोड टैक्स और ये सब कलेक्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर मेंटेनेंस जो है वो उसके लिए किया जा सकता है। एज एन ऑल्टरनेटिव व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस, एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका रिकवर हो गया है, नाउ फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ओनली यू शुड बी टेकिंग या चार्जिंग द टोल। सो दिस हैज बीन द रिकमेंडेशन ऑफ PAC। लेट्स सी कि इसको एक्सेप्ट करी जाती है नहीं। अदरवाइज आई डाउट इट कि गवर्नमेंट जब तक पब्लिक इसके लिए सीरियस नहीं होती है कि वी वांट कि हमारे टोल रेट्स आप अननेसेसरी इतना ज्यादा टोल ले रहे हो, तब तक आई डाउट इट कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज PAC? तो PAC इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकाउंट्स कमेटी या ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ इंडिया। 1921 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये क्या करता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको ऑडिट करता है, CAG की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करता है, मनी सैंक्शन जो पार्लियामेंट ने करे हैं क्या वो प्रॉपर्ली स्पेंड हो रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं कहीं पे लॉसेस हैं या इनएफिशिएंसीज हैं। तो ये पर्टिकुलर इसके ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से कि टोल कलेक्शन है कहीं ये गवर्नमेंट आपका जो पब्लिक है क्या उसको कहीं पे इश्यू तो क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिफाई करता है। व्हाट इज द मेंबरशिप? मेंबरशिप इज फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। 22 मेंबर्स इसमें होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। चेयरपर्सन इज यूजुअली अ लोकसभा MP एंड यूजुअली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। टर्म 1 साल का होता है, हर 1 साल में इसको वापस से आपका रीड्रॉ किया जाता है और मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द PAC। तो जो मेंबर्स जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, दे कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ PAC बिकॉज ये कहीं ना कहीं उन्हीं की ही मिनिस्ट्री को यहाँ पे ऑडिटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल इन लोकसभा टू डीक्रिमिनलाइज ओवर 200 प्रोविजंस। तो एक आपकी जो ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी 2014 में, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज व्हिच दे आर वेरी प्राउड ऑफ कि भाई इंडिया के अंदर में बहुत सारे आउटडेटेड लॉज जो हैं वो आज भी लॉ बुक का पार्ट है, ऑल्दो शायद उनको यूटिलाइज भी नहीं किया जाता है, दे हैव बीन फॉरगॉटन। सो व्हाट वी कैन डू इज कि एटलीस्ट हम यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्ड बुक्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके अंदर में जो पर्टिकुलर आपके अननेसेसरी के क्रिमिनल लॉज हैं उन सबको अब हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के पर्टिकुलर वायलेशन में, या लेट्स से कि कोई आपने कोई बहुत छोटा मोटा कुछ रेगुलेटरी ब्रीच कर दिया तो उसमें पहले इम्प्रिजनमेंट तक का यहाँ पे पर्टिकुलर आपको प्रोविजन होता था। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन सब प्रोविजंस को चेंज करके यहाँ पे फाइन के अंदर में या वार्निंग्स के अंदर में स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 16 सेंट्रल
एक्ट के अंदर में ऐसे 355 इन्होंने प्रोविजंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जो बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल चार्जेस फाइल करके आपको पनिशमेंट का प्रोविजन देते थे। तो नाउ दे हैव डिसाइडेड टू वी आर गोइंग टू डीक्रिमिनलाइज दीज पर्टिकुलर थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं और बहुत जगहों पे पेनल्टीज जो उनको प्रोपोर्शनेट भी किया जा रहा है। इसी का एक एग्जांपल है आपका जन विश्वास एक्ट ऑफ 2023, जिसके अंदर में ये पहला ऐसा पर्टिकुलर प्रोविजन था जिसमें हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जिसमें हम माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। नोटिफाई किया गया था अगस्त 11, 2023 को। तो जिसमें जो बड़ा हमने एक साथ बहुत सारे लॉस को यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज करा था वो लॉ था आपका जन विश्वास एक्ट। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए तो एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इससे तो कि जन विश्वास एक्ट किससे डील करता है, तो ये डील करता है डीक्रिमिनलाइजिंग द क्रिमिनल प्रोविजंस ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स। ओके। Indian astronaut to land on moon in 2040 जितेंद्र सिंह इन लोकसभा, पीएम लॉर्ड्स एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो ये अगेन एक रिपीटेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम इन इट। शुभांशु शुक्ला हैज बिकम द सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस एंड द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू आईएसएस। तो यहाँ पे डिफरेंस समझना है, सेकंड है स्पेस में जाने वाले बट फर्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले इंडियन वो, ठीक है। एक्सियम 4 मिशन हुआ था, फैल्कन 9 रॉकेट पे हुआ था, ड्रैगन कैप्सूल में हुआ था, उसके थ्रू ये पर्टिकुलर्स के पार्ट थे। ही बेसिकली मेट नरेंद्र मोदी और उन्होंने वहां पे एक्सियम 4 मिशन पैच उनको यहां पे गिफ्ट किया है और इंडियन ट्राई कलर जो बेसिकली ये कैरी करके गए थे आईएसएस पे वो यहां पे प्रेजेंट करा है नरेंद्र मोदी जी को। और ही ऑल्सो शोड पिक्चर्स जो उन्होंने आपकी स्पेस से इंडिया की और उस पर्टिकुलर आपकी अर्थ की यहां पे ली थी। ओके। इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह है आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक हैं, उन्होंने कुछ यहां पे अनाउंसमेंट्स करे कि हमारे फ्यूचर मिशन कौन से हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एंट्री 2020 तक कर दी जाएगी। तो अभी 8 बिलियन की इकोनॉमी है, बस स्पेस इकोनॉमी है। इट इज एक्सपेक्टेड कि एक 10 साल के अंदर में 45 बिलियन की हो जाएगी। 26 के अंदर में हम हमारा फर्स्ट अनक्रूड स्पेस मिशन करेंगे विद ह्यूमनॉइड रॉबोट योम मित्रा। तो ये आपका बेसिकली पार्ट है गगनयान मिशन का ही। फिर 27 में हम बेसिकली हमारा गगनयान लॉन्च करेंगे। वी आर प्लानिंग कि 2035 में हमारा खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन होगा जिसको हम बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और BAS। करंट डेट इज 2035 एंड 2040 तक हमारा गोल है कि हम किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पे भी लैंड करा देंगे, सिंबलाइजिंग विकसित भारत। तो ये हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया चाइना आपके पिछले वीक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये डिटेल में समझना है, इंडिया ताइवान इशू भी समझना है, ताइवान इशू स्पेसिफिकली समझना है, वन चाइना पॉलिसी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 21 आई थिंक 21 या 22 में आपको 21 का आपको देखना चाहिए। आई एम नॉट श्योर 20 या 21 को हमने इसको कवर किया है। इंडिया चाइना रिलेशन हम अगर ब्रीफ में देखें तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रही है। इंडिया चाइना सिर्फ आपके मॉडर्न डे के नेशंस नहीं है, दीज आर सिविलाइजेशन स्टेट जो जिनकी हिस्ट्री गोज बैक टू एंशिएंट वर्ल्ड, और वहां पे भी हमारे ट्रेड रिलेशन, कल्चरल रिलेशन और रिलीजियस रिलेशंस रहे, स्पेसिफिकली थ्रू बुद्धिज्म एंड आल्सो थ्रू ट्रेड आल्सो। ओके। तो यहां पे ये है। फिर जो मॉडर्न पर्टिकुलर टाइम है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 और इन 1947 चाइना बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1949 एंड दोनों कंट्रीज ने यहां पे अपना एक हिस्ट्री देखी थी, अपना पर्टिकुलर हिस्ट्री देखा है कॉलोनाइजेशन का। दोनों ब्रिटिश की कॉलोनीज बन चुके थे और 1950 के अंदर में वी बोथ एस्टैब्लिश्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके। इसके बाद में हमारा जो अर्ली फेज था इट वाज मार्क्ड बाय पंचशील एग्रीमेंट जो 1954 में माओ जेडोंग और जवाहरलाल नेहरू ने साइन करा था। उनके 5 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। दीज आर आल्सो मेंशन ऑन द बोर्ड। तो ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं पंचशील के, ठीक है। बट इट हैज नॉट बीन ऑल हंकी डोरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पे हमारे कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जैसे कि पहला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 62 के इंडिया चाइना वॉर में हुआ था, जहां पे चाइना ने इंडिया में अटैक करा था। वी नो दिस, इंडिया बेसिकली लॉस्ट दिस पर्टिकुलर वॉर एंड इंडिया बेसिकली लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मेनी कंट्रोवर्शियल टेरिटरी लाइक बेसिकली द अक्साई चीन रीजन। तो ये हुआ था। बट अगर हम अदरवाइज देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं और मेजर डिस्प्यूट हमारा है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है एंड इट सेज कि ये तिब्बत का ही पार्ट है। तो ये इसको पूरा क्लेम करता
करता है। अक्साई चीन करंटली जो आपका चाइना है वो ही इसको कंट्रोल करता है और यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट रहता है। हमने कुछ कोशिश भी करी, 93-96 में हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन करे थे। हाउएवर 2017 में वी हैड अ बिग फेस ऑफ विद Chinese troops in Doklam, which is basically a tri-junction of India, China and Bhutan. Doklam is in Bhutan only. And then the very severe 2020 deadliest basically face off, deadliest confrontation which took place in Galwan Valley between India and China troops, where 20 Indian were martyrs and many Chinese also lost their life, but China never disclosed their particular number. तो बाउंड्री डिस्प्यूट कौन से? वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन हो जाएगा, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिडिल सेक्टर में या सेंट्रल सेक्टर जो है इसमें कुछ इश्यूज हैं बट दे इतने बड़े नहीं हैं। और करंटली जो पर्टिकुलर हमारी बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर नाउ, अक्साई चीन जो है वो चाइना कंट्रोल में, और फिर जो बॉर्डर है दैट इज द एलएसी। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेड पासेस इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये 3 ट्रेड पासेस हैं जो इंडिया चाइना की लैंड बॉर्डर ट्रेड्स कराते हैं और ये अब गवर्नमेंट वापस से ओपन करने वाली है। तो ये है नाथुला पास, लीपू लेक पास और आपका शिपकिला पास। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नेतन्याहू स्लैम्स मैक्रोन फॉर फ्यूलिंग एंटी सेमिटिक फायर। तो यहाँ पे बस एक टर्म था जो हमने समझा था, एंटी सेमिटिज्म, जो बेसिकली ज्यू हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। देयर आई एक्सप्लेन बिकॉज आई ओनली टुक दिस टॉपिक कि सेमाइट वर्ड जो होता है ये लैंग्वेज से रिलेट करता है, और सेमाइट सिर्फ हिब्रू जो इजराइलीज की लैंग्वेज है या जूस की लैंग्वेज है सिर्फ उसके लिए नहीं होता। हिब्रू, अरेबिक, अरामिक और अम्हारिक जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उन सबको ही सेमाइट लैंग्वेजेस सेमिट बोला जाता है। जो इनको बोलते हैं वो सेमिटिक पीपल हो गए। तो बट 18th सेंचुरी में आके इसका जो नाम था, इसका जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस था वो चेंज हो गया एंड एंटी सेमिटिज्मस करके एक वर्ड निकाला विच इज बेसिकली टू डिस्क्राइब हॉस्टिलिटी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द जूस। और आज के टाइम में एंटी सेमिटिज्म किसको कहा जाता है? विच इज बेसिकली प्रेजुडिस टू एनी प्रेजुडिस टू द जूइश पीपल इन एनी फॉर्म। तो ये आज के टाइम में इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है, कर्नाटका कैबिनेट ने एससी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के स्प्लिट को यहाँ पे बेसिकली अप्रूव कर दिया है। व्हाट इज दिस न्यूज? तो आपका एक जजमेंट आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलवीर सिंह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर में जो डिफरेंट कास्ट हैं उनको आप सब कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में टोटल शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है 17%, बट लेट से कि वहां पे कोई पर्टिकुलर कास्ट है, लेट से ABCDEF के अंदर में E जो कास्ट है वो और ज्यादा बैकवर्ड एज कंपेयर टू ABCD और F। तो इस पर्टिकुलर केस में आउट ऑफ 17% उनको 3% उनके लिए अलग से सब कैटेगराइज कर दिया, यानी बाकी सब कास्ट के लिए 14% हो गया और यहाँ पे जो E कास्ट है उसको 3% अलग से रहेगा, यानी उस 3% पे सिर्फ E कास्ट के ही जो शेड्यूल कास्ट के पर्संस हैं वो उस पे अप्लाई कर पाएंगे। सो कर्नाटका हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू हैव दिस पर्टिकुलर स्प्लिट ऑफ SC रिजर्वेशन। तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव अ SC सब कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू 22.5%। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज ये आई थी कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स का देखें, 8 ईयर्स का भी देखें तो 19% से 22% है, विच इज अ गुड जंप फॉर आवर डिफेंस प्रोडक्शन। बट स्टिल जो प्राइमरली हमारा पर्टिकुलर डिफेंस प्रोडक्शन है इट इज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। हाउएवर जब हम ये पर्टिकुलर बात करते हैं एक्सपोर्ट की, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, तो उसमें सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर जो डोमिनेट करता है ओवर द पब्लिक सेक्टर व्हेन इट्स कम टू योर पर्टिकुलर वेपनरी। तो यहां पे ये दोनों डिफरेंस आपको बस पता होने चाहिए, डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिल्स टू हाउस अरेस्टेड मिनिस्टर ट्रिगर क्लैशेस। तो यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू आया था, द इशू बीइंग कि अभी करंटली लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अभी कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी क्रिमिनल केस के अंदर में कन्विक्ट कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही कैन नॉट बी नो लॉन्गर बी अ MP और MLA ऑल्सो। और यहाँ पे एक लॉ ला रहे हैं कि अगर किसी मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो 30 दिन से कस्टडी में, यानी अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, उसको गिल्टी नहीं डिसाइड किया गया है, बट उसको किसी क्रिमिनल केस के अंदर में अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी जो कस्टडी है वो कंटिन्यूअसली 30 डेज की है। अगर कस्टडी में
में 10 दिन की कस्टडी थी या 15 दिन की थी तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, बट अगर 30 डेज की कस्टडी मिलती है तो उसे फ्रॉम मिनिस्टरशिप से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब कि वो एमपी या एमएलए सेंटर स्टेट पे रहेगा, बट जब तक वो अरेस्टेड है, वो आपकी कस्टडी में, उसको मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। तो एग्जांपल के लिए राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में किसी क्रिमिनल केस के अंदर में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और 45 डेज की उसमें 40 डेज की कस्टडी हो जाती है। तो जैसे ही 30th डे कंप्लीट होगा तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप से यहां पे रिजाइन करना पड़ेगा। हाउएवर ही इज गोइंग टू बी कंटिन्यू एज एन एमएलए। ऑल्दो लेट्स से कि बाद में जब उनका केस कंप्लीट होता है, ही इज हेल्ड टू बी कन्विक्टेड या उनको गिल्टी डिसाइड किया जाता है, तो अब वो डिस्क्वालीफाइड है एज एमएलए ऑल्सो। तो सीएमशिप भी चली जाएगी, एमएलए भी चला जाएगा और नेक्स्ट 6 इयर्स तक वो इलेक्शंस भी कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल। तो ये पर्टिकुलर करंट लॉ है। अब क्या होगा, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो 30 डेज के बाद में आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अगेन ये लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको भी आप पीछे की रिकॉर्डिंग्स देख के 21 की रिकॉर्डिंग देख के वहां पे आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए जो है, जो इंडिया फ्रांस ने 2015 में अनाउंस करी थी टू बेसिकली प्रमोट योर सोलर पावर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन दीज 2 कंट्रीज बट वर्ल्ड ओवर सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए करी गई थी, बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए आपका एक पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या रिसर्च हब यहाँ पे इंडिया में ओपन करा जाएगा एंड इन फ्यूचर देयर इज अ प्लान टू बेसिकली लॉन्च 17 न्यू सच सेंटर्स इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका सीपैक फेज 2 यहां पे अनाउंस किया जाएगा। सीपैक क्या है? सीपैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे उसका ही एक सब पार्ट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें कशकर चाइना से लेके ग्वादर तक आपका रेल, रोड एंड पाइपलाइन लिंक बनाया जाएगा, जो बेसिकली यहां पे चाइना को डायरेक्ट एक्सेस दे देगा टू इंडियन ओशन एंड टू अरेबियन सी। तो यहां पे चाइना के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इंडिया जो है उसने कभी इसको ज्वाइन नहीं करा, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पीओके के थ्रू जाता है। पीओके इंडिया हमारा खुद का सॉवरेन टेरिटरी बताता है और ये इसको सॉवरेनिटी का वायलेशन मानता है, तो इसलिए जो इंडिया है उसने कभी भी आपका जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट पे आते हैं दाल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स विद आई ऑन ओलंपिक्स। सो यस, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड स्पोर्ट्स बिल आल्सो, जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी भी अनाउंस करी है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे ओलंपिक्स में फ्यूचर के अंदर में वी वांट टू बी द टॉप 10 एंड लेटर ऑन टॉप 5 कंट्रीज। इसके अलावा वी वांट टू बेसिकली एक्सप्लॉइट और बेसिकली वी वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्टर आल्सो। और उसके लिए हमने कुछ चेंजेस करे। तो हम कुछ सालों से आपके खेलो इंडिया गेम्स भी करते हैं, तो उसके अंदर में हमने हमारा जो सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, उसको यहाँ पे होस्ट करा था दाल लेक के अंदर में। तो इससे पहले आपका एक और हो चुका था जो गुलमर्ग में हुआ था विंटर गेम्स। इस बार के जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स हैं, आपके वाटर स्पोर्ट्स गेम है, वो आपके दाल लेक के अंदर में करे गए थे। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में सेकेंड खेलो इंडिया रिलेटेड गेम्स है आपका। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे वो गुलमर्ग में हुए थे, और ये आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो दाल लेक में हमने यहाँ पे होल्ड किया है। खेलो इंडिया क्या है? खेलो इंडिया हमने 2017 में लॉन्च किया था, बेसिकली टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड टू बेसिकली प्रमोट्स फिजिकल एक्सरसाइजेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। उस पर्पज से हमने इसको लॉन्च किया था। पहला इनिशिएटिव था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में न्यू दिल्ली में, फिर आईओए ने इसको ज्वाइन करा 2018 के अंदर में, और फिर इनका नाम रख दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन पुणे इन 2019। फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स हमने करे थे दीव में मई 2025 में, और 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने इस बार होस्ट करा है। कहां पे? बिहार के अंदर में इस बार हमने होस्ट करा है। मल्टीपल सिटीज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड करे गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। राज्यसभा क्लियर बिल्स टू बैन मनी ऑनलाइन मनी गेम्स, रेफर्स 3 बिल्स टू जॉइंट हाउस पैनल। तो यहाँ पे वी नो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर इन न्यूज, कि यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग है, जहां पे रियल मनी यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग को बैन नहीं किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग जहां पे लोग रियल मनी को बेसिकली बेट करते हैं, कहीं पे यूज करते हैं, उनको हमने बैन करा है। तो उसको लेके आपका एक लॉ आया था और इसने फाइनली ये पर्टिकुलर जो गेम्स है इनको बैन कर दिया है।
सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड अबाउट दीज पर्टिकुलर कंपनीज। ड्रीम 11 है, MPL है, विंसो टीम बनाओ, मनी जीतो, 5 करोड़ का प्राइस और ये सब। तो ये सारी कंपनीज जो है इनको बैन कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग ई स्पोर्ट्स। व्हाट इज ई स्पोर्ट्स? ई स्पोर्ट्स इज बेसिकली योर वीडियो गेम टूर्नामेंट्स या वीडियो गेम, आपके जो आपके वीडियो गेम्स होते हैं उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर टीम के साथ या इंडिविजुअली आप पार्टिसिपेट करते हो, उसमें जो प्राइज मनी होती है, उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज टेकन आउट ऑफ दिस ऑनलाइन मनी गेम। बट इसके अलावा जो ऑनलाइन मनी गेम है जहां पैसा बेट करते हो कहीं पे टीम बनाने में ही, जिसको हम स्किल बोल के प्रमोट कर रहे थे या एक्सक्लूड करना कोशिश कर रहे थे, वो सब आपके अब बैन हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर ई स्पोर्ट्स। और इसके अंदर में नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट आल्सो, वेरी हाई पनिशमेंट आल्सो। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या साइड करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज से मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन हो रहा था। सोशल हार्म क्या है? बहुत बड़ा एडिक्शन, फाइनेंशियल रूइन, मैनिपुलेशन ऑफ यूजर्स। आई एम ऑल्सो वरीड कि इन केस आपका क्लैक में नहीं होता है तो यू माइट गेट एडिक्टेड टू दीज गेम्स, कि ठीक है अब यहाँ पे इसी से ही पैसा कमा लेते हैं, विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ योर करियर। रेवेन्यू लॉस भी होगा यहाँ पे 15,000 से 20,000 जीएसटी हिट यहाँ पे होने वाला है। बट यहाँ पे बेसिकली ये रिलेशन हुआ कि पहले हमने प्रो इंडस्ट्री अप्रोच करा था, वी वांटेड सेल्फ रेगुलेशन, बट ऑल ऑफ दिस हैज फेल्ड एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। सो वी हैव डिसाइडेड कि जहां पे भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, मनी बेस्ड गेम्स होते हैं, वो सब हम यहां पे एंड करेंगे। नेक्स्ट और फाइनल न्यूज हम देख लेते हैं, विच इज योर नोटो एडवाइजरी विद रिगार्ड टू ऑर्गन डोनेशंस टू वुमेन। सो नोटो हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको यहाँ पे रेगुलेट करती है, एंड इट इज कम अप विद अ पर्टिकुलर फाइंडिंग दैट जब ऑर्गन रिसीविंग की बात आती है, रिसिपिएंट्स की बात आती है, तो उसमें विमेन का जो रेशियो है वो बहुत ही पुअर है। यानी मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो आपके मेल पेशेंट्स को होता है, मेन पेशेंट्स को होता है, ना कि विमेन पेशेंट्स को। तो यहाँ पे इट हैज बीन नाउ रेगुलेटेड कि जो पर्टिकुलर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होगी फॉर ऑर्गन डोनेशंस, उसमें विमेन पेशेंट्स और रिलेटिव्स ऑफ डिसीज डोनर्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सो इट वुड नॉट बी द केस कि किसी ने अगर पहले अप्लाई कर दिया है तो उसमें भी अगर डिसीज के किसी पर्सन को चाहिए तो उसकी जगह उसको मिलेगी जिसने पहले अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे विमेन पेशेंट्स और जो पर्टिकुलर डिसीज डोनर के रिलेटिव्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑर्गन डोनेशन होगा। और यहाँ पे स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि आप परमानेंट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पोस्ट हॉस्पिटल्स में अपॉइंट करिए। ट्रॉमा सेंटर जो होते हैं जहां पे आपके एक्सीडेंट के केस, जो सीवियर केसेस होते हैं वो रीच होते हैं, उनको ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स में डेवलप किया जाएगा और ट्रेनिंग करी जाएगी जो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, सो दैट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ऑर्गन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे किया जा सकता है या व्हाट आर द टाइम पीरियड्स इन विच वी कैन सिंपली एक्सट्रैक्ट एन ऑर्गन एंड बेसिकली यूज इट समप्लेस एल्स। तो यहाँ पे 2019 से 23 का डेटा जो इनको मिला उससे दे वर शॉक्ड। 63% ऑफ लिविंग ऑर्गन डोनर्स वर विमेन, यानी बेसिकली ऑर्गन डोनेशन में विनर्स वो ज्यादा है, बट 69% ऑफ ऑर्गन रिसिपिएंट्स वर मेन। तो डोनेशन में तो विमेन दे रही हैं और रिसिपिएंट्स में मैन ले रहे हैं, तो यानी कि विमेन डोनेट मोर बट मैन रिसीव मोर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस चीज को, इस फ्रेमवर्क को चेंज करने के लिए एडवाइजरी है ये नोटो की कि विमेन पेशेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो लॉ तो है आपका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट ऑफ 1994 जो 2011 के अंदर में करा था, by which now we can even donate your tissues। एंड इसके अलावा नोटो जो है आपकी नोटो जो पर्टिकुलर बॉडी है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर जो बॉडी आपकी एपेक्स नेशनल बॉडी है जो ऑर्गन डोनेशंस और एलोकेशंस पे वर्क करती है। एज पर दिस लॉ आप बाय और सेल नहीं कर सकते ऑर्गन्स को, यानी कि ये अल्ट्रुइस्टिक ही आपका होता है। तो मैंने एक वर्ड और आपको ऐड कर दिया है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ट्राई टू फाइंड आउट अल्ट्रुइज्म क्या होता है। वर्ड पार मीडिया से आपने करी होती तो आप इजीली इस वर्ड को बिना डिक्शनरी देखे या बिना सर्च करे फाइंड आउट कर पाते। तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज अल्ट्रुइज्म और अल्ट्रुइस्टिक, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। ओके, स्टेटस ऑफ ऑर्गन डोनेशन क्या है इसमें? ग्लोबली WHO एस्टिमेट्स कि इतने करीब ट्रांसप्लांट होते हैं, बट इंडिया जो है वो आपका बहुत पीछे है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया? इसके चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, कल्चरल मिस है, फैमिली हेजिटेशन है इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। हमारे सुपरस्टिशन भी बहुत हाई है कि अगर ऑर्गन डोनेट हो गया या हमने आंखें डोनेट कर दी तो पॉसिबली जो पर्टिकुलर डेड बॉडी है, जो डेड पर्सन है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए भी हमारी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उससे ये पर्टिकुलर चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं।
ओके तो ये थे स्टूडेंट्स इस बार का वीकली रैप अप। करीब करीब हमने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लिया। इन केस यू फील लाइक कि आपको ये टॉपिक डिटेल में समझना है तो यस, फॉर दोस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू दोस पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ उसी का रिकॉर्डिंग देखिए, पूरी रिकॉर्डिंग से सब कुछ ना देखिए। ओके सो इस मैसेज के साथ एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।